Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to PCS Educare, one of the India's leading educational platforms. नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन के बारे में कि किस प्रकार से यूरोपीय कंपनियां भारत में दाखिल हुई। दो प्रकार के मार्गों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। एक मार्ग जो था वो आपका जा रहा था किधर से, एक मार्ग आपका पर्सिया की खाड़ी से जा रहा था, यानी कि फारस की खाड़ी से जा रहा था, और दूसरा मार्ग जो था वो आपका लाल सागर से होते हुए जा रहा था। यह सब हम लोगों ने मैप पर देखा था। ये सारे मैप मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब किए थे और ये भी बताया था कि 1453 में किस प्रकार से तुर्की का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया और यूरोपीय कंपनियों को इजाजत नहीं दी गई तुर्की के द्वारा कि वो पूर्व के देशों के साथ व्यापार कर सके। और यही कारण था कि जो नए यूरोपीय देश थे जैसे स्पेन हो गए या फिर पुर्तगाल हो गए, उन लोगों को नए मार्गों के खोज की जरूरत पड़ी। और यही कहा जाता है भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। नहीं, भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की। भारत के लिए समुद्री मार्ग, नए समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने या फिर बार्थोलोमियो डियोस ने। बार्थोलोमियो डियोस केप ऑफ गुड होप तक आया था और उसी के मार्ग का अनुसरण करते हुए वास्को डी गामा भारत तक पहुंच गया था। यह सब हम लोगों ने देखा था। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखेंगे पुर्तगाली कंपनियों के बारे में, किस प्रकार से पुर्तगाली जो है वो भारत आए उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि इसी से ना हमें मोटिवेशन मिलता है। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं, जितने ज़्यादा लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, उससे हमारी ऊर्जा बढ़ती है और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाने को प्रेरित तो होते रहते हैं। तो हमें खुराक देते रहिए ताकि हमारा आउटपुट जो है वो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। देखते हैं पुर्तगाली कंपनियों के बारे में। प्रिंस हेनरी के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, जिसको द नेविगेटर कहा जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि 1487 में बार्थोलोमियो डियोस जो है वो भारत की तरफ निकलता है, भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करने निकलता है, लेकिन वो दक्षिण अफ्रीका तक रह जाता है, मतलब अफ्रीका के दक्षिणी तट पर रह जाता है और केप ऑफ गुड होप की खोज करके फिर वापस लौट जाता है। लेकिन फिर उसी के मार्ग का अनुसरण करते हुए वास्को डी गामा आगे बढ़ता है और केप ऑफ गुड होप से होते हुए और फिर अरब सागर होते हुए कालीकट तट पहुंचता है, जहां पर जमोरिन राजा उसका स्वागत करता है। तो ये सब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके बाद देखें 1494 में कोलंबस जो है वो भी भारत की खोज के लिए ही निकला था, लेकिन वो क्या करता है, अपना मार्ग भटक जाता है और अमेरिका की खोज कर बैठता है। इसको हम लोग इस फोटो से देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इस मैप पर चलता हूँ, मैं इसको छोटा कर दूं और यहाँ पर कोलंबस वाले मैप को थोड़ा सा बड़ा करके हम लोग देखते हैं कि कोलंबस किस प्रकार से चला था। तो यहाँ पर यदि हम लोग कोलंबस की बात करें तो ये किस प्रकार से चला था, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। 1492-93 में ये था उसका रूट। ठीक है, यहाँ से इस रूट से ये चला था। थोड़ा सा इस फोटो को भी मैं साइड कर दूं तब आपको और अच्छे से दिखाई देगा। हाँ, यहाँ पर आते हैं अब हम लोग और देखते हैं। ये कोलंबस रहा आपका। ठीक है, ये यहाँ से चलता है, यूरोप से चलता है और 1492-93 में जो इसका रूट था वो ये था और यहाँ पर पहुँच जाता है। ठीक है, अमेरिका की तरफ पहुंच जाता है। फिर 1493 में फिर से ये चलता है, 1493 से 96 तक, और फिर से जो है ये इसी रूट का अनुसरण करते हुए यहां तक पहुंच जाता है। मतलब अगर ये यहां से इस प्रकार से मुड़ गया होता, राइट मुड़ गया होता, तो ये दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी, मतलब अफ्रीका के दक्षिणी तट से होते हुए अरब सागर होते हुए भारत पहुंच सकता था। लेकिन ये जो है इधर मुड़ा ही नहीं कभी और ये सीधा होता चला गया। ठीक है, और इसी क्रम में इसने क्या किया, अमेरिका की खोज कर डाली। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं, ये जो रूट मैंने दिखाया उसके बारे में है। 1494 में कोलंबस ने क्या किया, अमेरिका की खोज कर डाली। और ये जो खोज था ये यूं ही हो गया था, अचानक से हो गया था, ये कोई अमेरिका की खोज करने निकला नहीं था। चलिए आगे देख लेते हैं। 1498 में, 1497-98 में वास्को डी गामा जो है वो निकलता है बार्थोलोमियो डियोस के मार्ग का अनुसरण करते हुए वास्को डी गामा निकलता है और कप्पा का डाबू पहुंचता है। कालीकट तट के बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, कालीकट बंदरगाह के बारे में, लेकिन वहां पर भी पर्टिकुलर कप्पा का डाबू नामक स्थान था जहां पर यह वास्को डी गामा पहुंचा था। वहां पर क्या होता है, जमोरिन राजा ने उसका स्वागत किया और वहां से वो मसाला का व्यापार करता है। लेकिन उसकी सहायता कौन करता है, अब्दुल मनीद नाम का एक युवक था जिसने उसकी सहायता की थी। यह जो है
आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको याद रखना चाहिए। इसका नाम अब्दुल मनीद या फिर अब्दुल मुनीद भी देता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैनुअल 1। इसके बाद मैनुअल 1 भारत आता है जिसको वाणिज्य के प्रधान की उपाधि दी जाती है। हालांकि ये पूछा नहीं गया है लेकिन हो सकता है कि आगे पूछ दिया जाए, तो इसलिए इसको याद रखिए कि वाणिज्य के प्रधान की उपाधि किसको दी गई थी, मैनुअल 1 को दी गई थी। ठीक है, इसके बाद आते हैं तो 1500 ईस्वी में वास्को डी गामा, चूंकि यहाँ से मसाला खरीद कर ले गया और वहां जाकर के उसको 60 गुना लाभ हुआ था, है ना, तो उसी के मार्ग का अनुसरण करते हुए अन्य व्यापारी भी भारत आएंगे, अन्य पुर्तगाली भी भारत आएंगे। तो उसके बाद पेड्रो अल्बरेज केब्रल जो है वो 1500 ईस्वी में भारत आया। ठीक है, वो भी भारत आया और ये भी कहाँ आया, कालीकट के तट पर ही आया। ठीक है, लेकिन इसका क्या था ना, व्यवहार बहुत ही बुरा था, व्यवहार बहुत ही बुरा था। वहाँ के जो शासक थे या फिर वहाँ के जो व्यापारी थे, लोकल व्यापारी थे, उनके साथ इसने बिहेव अच्छा नहीं किया। व्यवहार बहुत ज़्यादा जरूरी होता है दोस्तों। पैसा यदि आपके पास है लेकिन अगर व्यवहार नहीं है तो उस पैसे की इज्जत नहीं होती, हमेशा आपके व्यवहार की इज्जत होती है। इसलिए व्यवहार हमेशा अच्छा रखिए, चाहे आपका दिन खराब चल रहा हो या अच्छा चल रहा हो। व्यवहार यदि संतुलित है, व्यवहार यदि उचित है तो आप हर परिस्थिति से पार जरूर पा जाएंगे। तो यहां पर पेड्रो अल्बरेज केब्रल का व्यवहार उचित नहीं था और इस कारण से इसको ढंग से व्यापार करने की इजाजत नहीं दी गई और लात मार करके भगा दिया गया। ठीक है, ये चला गया अपना पुर्तगाल चला गया। उसके बाद क्या होता है, ये दोबारा वापस आने की सोच नहीं पाया और फिर 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा जो है वही पुनः भारत आता है और फिर से व्यापार करता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों देख लिया, यहां तक हम लोगों ने। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या हुआ। 1503 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री खोली गई। कहां खोली गई, कोचीन में खोली गई। और यह पूछा जा चुका है इसलिए याद रखिएगा, प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री कहां खोली गई, कोचीन में खोली गई। कब खोली गई, 1503 ईस्वी में खोली गई। ये आपको याद रखना है, कोचीन में खोली गई। ठीक है, और उसके बाद दूसरी फैक्ट्री कब खोली गई, दूसरी फैक्ट्री जो है वो आपकी 1505 ईस्वी में खोली गई। और कहां खोली गई, तो यहां खोली गई कन्नूड़ी में। ठीक है, कन्नूड़ी में खोली गई। कन्नूड़ी या फिर कन्नूड़ भी कई जगह देता है। ठीक है, तो याद रखना है दूसरी पुर्तगाली फैक्ट्री कहां खोली थी, 1505 ईस्वी में कन्नूड़ी में खोली थी। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। अब 1505 ईस्वी में ही फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाया गया। और इसके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य पूछा जाता है वो ये है कि इसने क्या चलाया था, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि जिसको हिंदी में कहा जाता है शांत जल की नीति। इसका कहना था कि हम लोग व्यापार करें चाहे नहीं करें, भारत में समृद्धि है, ठीक है, हम लोग यहाँ रहे नहीं रहे, लेकिन जो समुद्री व्यापार है, जो हिंद महासागर के जरिए समुद्री व्यापार होता है, उस पर हमारा अधिकार जरूर होना चाहिए। इसी को कहा जाता है शांत जल की नीति। कहने का मतलब है कि पुर्तगाली चाहते थे, ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था ये चाहता था कि जो हिंद महासागर से होकर व्यापार होता है, चाहे वो अरब सागर से होता हो या बंगाल की खाड़ी से होता हो, उस पर एकाधिकार किसका रहे, उस पर मोनोपोली रहे पुर्तगालियों की। इसी को कहा जाता है शांत जल की नीति। ठीक है, अब ये जो था ये तो केवल व्यापार पर ध्यान दिया, यहां से माल लेकर के और यूरोप जाने पर और फिर वहां जाकर के मुनाफा कमाने पर। इसने केवल इसी पर ध्यान दिया, इसने फोर्टिफिकेशन पर ध्यान नहीं दिया, अपनी जो फैक्ट्री लगाई थी उसकी किलेबंदी पर ध्यान नहीं दिया। और यही कारण था कि यह अंग्रेजों से मात खा गए। यह हम लोग आगे देखेंगे कि पुर्तगालियों के पतन के क्या क्या कारण थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में। यहाँ पर आप फोटो देख रहे हैं, यही दाढ़ी वाला इंसान जो है, आपको थोड़ा सा खरूस भी लग रहा होगा, तो ये जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क है। यह जो था पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है भारत में। ठीक है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसी को माना जाता है तो वो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसने क्या क्या मुख्य काम किए थे यह बराबर पूछा जाता है। तो इसने क्या किया, पुर्तगालियों का जो मुख्यालय था वह कोचीन में स्थापित किया। कोचीन को क्या किया इसने कि पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया, पुर्तगाली कंपनी का मुख्यालय बनाया। इसके अलावा इसके और जो महत्वपूर्ण काम थे उसमें 1510 ईस्वी में इसने गोवा को जीता। किससे जीता, आदिल शाही, बीजापुर की आदिल शाही से
बीजापुर जो था कर्नाटक में था, और कर्नाटक में अभी भी है, और कर्नाटक के बीजापुर नामक स्थान के क्षेत्र के आदिल शाही से इसने क्या किया, मतलब जब मैंने आपको पढ़ाया था मराठों के बारे में, उस समय मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत में आदिल शाही हुआ करती थी, कुतुब शाही हुआ करती थी, और भी जो राजे रजवाड़े थे ना उनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो ये बीजापुर के आदिल शाही से इसने गोवा को जीत लिया था, और गोवा पर 1961 तक पुर्तगालियों का नियंत्रण रहा था, यह हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, 1511 ईस्वी में इसने मलक्का को जीत लिया था। किससे? दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख मंडी था। मंडी मतलब व्यापारिक मंडी था। जैसे आप लोग देखते हैं ना आज के डेट में भी मंडी होती है, जहां से चावल, गेहूं और बाकी जितने भी खाद्यान्न होते हैं उनकी खेत मतलब कि उनका व्यापार किया जाता है, वहां से थोक भाव में आपको मिलता है, थोक में मिलता है, तो उसको कहा जाता है मंडी। तो दक्षिण पूर्व एशिया का प्रमुख मंडी हुआ करता था मलक्का स्ट्रेट, जिसको कि हम लोग आगे भी देखेंगे। यहाँ पर मैप में यदि मैं आपको दिखाऊं, पहले देख लेते हैं बाकी सब चीज़ें, उसके बाद एक ही साथ हम लोग हरमुज भी देखेंगे, मलक्का भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे मैप पर कहाँ है। तो मलक्का को इसने जीत लिया था, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख मंडी हुआ करती थी। इसके बाद 1515 ईस्वी में इसने हरमुज तट को भी जीत लिया था, जो कि फारस की खाड़ी के मुख पर स्थित था। ठीक है, तो हरमुज भी जीत लिया, मलक्का भी जीत लिया, और गोवा भी प्राप्त कर लिया आदिल शाही से। किसने? अल्बुकर्क ने, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं और थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसने क्या किया? पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। किसने? अल्बुकर्क ने। फ्रांसिस्को दे अल्मेडा जो था वो तो शांत जल की नीति चला करके खुश था, वो केवल व्यापार करना चाहता था, लेकिन अल्बुकर्क जो था ना बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी था। इसने भारत की समृद्धि देखी थी और यह क्या चाहता था? भारत में ही बस जाना चाहता था कि पुर्तगाली जो है वो हमेशा के लिए भारत पर रहे और भारत के व्यापार पर उनका एकाधिकार जो है वो बना रहे। और इस कारण से उसने क्या किया? पुर्तगाली जो पुरुष थे उनको भारतीय स्त्रियों से विवाह करने को प्रोत्साहित किया, ताकि प्रगाढ़ संबंध बना रहे और वो उनको यहाँ पर बसने का अवसर मिल सके। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कुटिल आदमी था। मैंने फोटो भी दिखाया, उसी से लग रहा है ना थोड़ा सा, क्या कहते हैं उसको, खरूश टाइप का इंसान। आगे देख लेते हैं। सती प्रथा पर इसने प्रतिबंध लगाया था। जिस क्षेत्र पर पुर्तगालियों का अधिकार था उन सभी क्षेत्रों पर इसने क्या किया? सती प्रथा पर प्रतिबंध भी लगाया था। और 1511 ईस्वी में इस खरूस आदमी की मृत्यु हो गई थी। किसकी? अल्बुकर्क की। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं, इसको थोड़ा सा मैं मिटा दूं और उसके बाद आपको जो है थोड़ा सा मैप पर ले चलूंगा और दिखाऊंगा कि कहाँ पर है मलक्का, कहाँ पर है हरमुज तट और कहाँ पर है अदन की खाड़ी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मलक्का कहाँ पर है। मलक्का की यदि बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपका मलक्का, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर यहाँ पर अपना प्यारा भारत, ये रहा अपना प्यारा भारत। ठीक है, यहाँ पर भारत है और ये रहा बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर है श्रीलंका। और इधर से हम लोग जब आते हैं अंडमान सी से होते हुए इधर की ओर आते हैं, तब यहाँ पर देख सकते हैं मलेशिया है, यहाँ पर सिंगापुर है और दोनों के बीच में ये जो पास है इसी को कहा जाता है आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मलक्का की खाड़ी कहा जाता है इस पास को। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक, और इस भाग को इसने जीत लिया था। ठीक है, हिंद महासागर में ही आता है, आप देख सकते हैं। और इस भाग को किसने जीत लिया था? पुर्तगालियों ने जीत लिया था। चलिए, अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा मलक्का के बारे में। अब थोड़ा सा इसको मैं डिलीट कर दूं तो फिर आगे बढ़ता हूँ और दिखाता हूँ आपको हरमुज तट कहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ पर आते हैं और देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपका इंडियन ओशियन, ये रहा आपका इंडियन ओशियन। यहाँ पर अरबियन से यानी कि अरब सागर है और यहाँ से ही गल्फ ऑफ अदन है। ये जो है गल्फ ऑफ अदन है, अदन की खाड़ी है। और अदन की खाड़ी से होते हुए ही इधर की तरफ रेड सी से होकर के और यूरोप के साथ व्यापार हुआ करता था। ठीक है, तो अदन जो है उस क्षेत्र पर पुर्तगाली कभी अपना अधिकार नहीं जमा पाए थे, लेकिन बाद में जाकर के अदन की खाड़ी पर भी उनका अधिकार थोड़ा बहुत हो गया था। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रयास किया था उन्होंने अदन की खाड़ी पर अपना अधिकार जताने का। ठीक है, तो ये रहा अदन की खाड़ी, जिसके बारे में हम लोग आगे देखने वाले हैं, इसलिए पहले ही मैंने आपको मैप पर ये दिखा दिया।
अब चलते हैं और देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा किसके बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं, पहले इसको मिटा दूं, उसके बाद हम लोग चलेंगे और देख लेते हैं हरमुज का तट कहाँ पर था। ठीक है, यहाँ पर हरमुज का तट देख लेते हैं। ये जो फिगर है हमारा, इसमें है आपका हरमुज तट के बारे में। तो यहाँ पर ये जो है आपका देख सकते हैं आप, ये है आपका पर्शियन गल्फ, ये है आपका पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी, जहाँ से होकर के मैंने बताया था कि एक रास्ता फारस की खाड़ी से होकर के भी जाता था। ये है आपका दुबई, ठीक है, और यहाँ पर है आपका स्ट्रेट ऑफ हरमुज। ये जो आपको जगह दिख रहा है वो है स्ट्रेट ऑफ हरमुज, हरमुज की खाड़ी। ठीक है, और यहाँ पर भी पुर्तगालियों ने अपना अधिकार जता लिया था। ये रहा ओमान की खाड़ी, ठीक है, यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ये रहा ओमान, ठीक है, ये रहा सऊदी अरबिया, तो देख सकते हैं ये रहा कतर, और यहाँ पर है आपका हरमुज की खाड़ी। ठीक, तो ये जो जितने भी क्षेत्र थे, मलक्का हो या फिर आपका हरमुज की खाड़ी हो या अदन हो, इन सभी प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर आपका किसका अधिकार हो गया था? पुर्तगालियों का अधिकार हो गया था। किसके समय में? अल्बुकर्क के समय में। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग और देख लेते हैं किसके बारे में? नीनो डी कुन्हा के बारे में। नीनो डी कुन्हा जो था वह अल्बुकर्क के बाद जो है वो भारत में आया था। ठीक है, और ये भी क्या बन के आया था? वायसराय बन के ही आया था। अब देख लेते हैं 1530 ईस्वी में इसने क्या किया? मुख्यालय जो कोचीन स्थापित किया था अल्बुकर्क ने, उस मुख्यालय को इसने गोवा ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि गोवा, मैंने आपको बताया था कि आदिल शाही, बीजापुर के आदिल शाही से गोवा जो है वो अल्बुकर्क ने ले लिया था। तो इसने क्या किया? कोचीन से मुख्यालय को गोवा स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, तो यह इसका प्रमुख काम था। इसके अलावा 1534 में बेसिन नाम का जो स्थान था वह भी इसने गुजरात के बहादुर शाह नामक शासक से ले लिया था। ठीक है, तो बेसिन, सिलसेट्टी, ये सब भी महत्वपूर्ण स्थान हुआ करते थे उस समय, व्यापारिक स्थान हुआ करते थे, तो पुर्तगालियों ने ये भी ले लिया था। ठीक है, इसके अलावा देखिए तो 1535 में दीव और 1559 में 1559 में दमन, तो दमन और दीव जो है यह भी पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया था। 1535 में दीव और 1559 में दमन। तो ये सब डेट पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। यह सब पूछा जा चुका है कि पुर्तगालियों का अधिकार दमन पर कब हुआ, पुर्तगालियों का अधिकार दीव पर कब हुआ, किसके शासनकाल में हुआ, यह सब पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद यदि देखें तो 1632 ईस्वी में हुगली पर अधिकार जो है पुर्तगालियों का वो समाप्त हो गया। यह जब हम लोग पतन देखेंगे उस समय देखेंगे हुगली जो था वह पुर्तगालियों के लिए लूटपाट का प्रमुख अड्डा हुआ करता था। समुद्री लूटपाट ये किया करते थे व्यापारियों के साथ, और ये भी उनके पतन का एक प्रमुख कारण था। तो हुगली जो था वह पुर्तगालियों के समुद्री लूटपाट का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था, प्रमुख अड्डा हुआ करता था, जो कि उनके अधिकार से निकल गया। कब? 1632 ईस्वी में। और यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो पुर्तगाली बस्तियां कहाँ कहाँ स्थापित थी, यह भी पूछा जाता है। तो पुर्तगाली बस्तियां थी दमन में, दीव में, साष्टी में, बसई में, चौल में और बम्बई एटसेट्रा में। ठीक है, तो ये सब जो प्रमुख स्थान थे उन सब में पुर्तगाली बस्तियां बसी हुई थी। और पुर्तगाली बस्तियां जो दमन, दीव और गोवा में था वो तो आपका अधिकार में रहा 1961 तक। भारत की आज़ादी के बाद भी 1961 तक पुर्तगालियों का उन पर अधिकार रहा था। ठीक है, तो वो सब हम लोग आगे देखेंगे। अब चलते हैं और देख लेते हैं कि पुर्तगालियों के पतन का कारण आखिर क्या हुआ था। पुर्तगालियों के पतन के बारे में देखें तो पुर्तगालियों का जो पतन हुआ था उसका क्रम हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि पतन की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 1538 ईस्वी में अदन पर जो है वो तुर्की का प्रभुत्व हो गया। मैंने आपको बताया था कि कुछ समय तक पुर्तगालियों का अदन पर कब्जा रहा, लेकिन वो लाख कोशिश करते रहे, फिर भी अदन की खाड़ी पर उनका अधिकार संपूर्णतया नहीं हो पाया था। ठीक है, तो 1538 में अदन पर क्या हुआ? तुर्की का प्रभुत्व हो गया। पहले से ही फारस की खाड़ी और जो लाल सागर वाला मार्ग था उस पर तुर्की का आधिपत्य था ही, अब अदन की खाड़ी पर भी हो गया। ठीक है, अदन की खाड़ी जो है वहीं से होकर लाल सागर से होते हुए यूरोप से व्यापार का प्रमुख मार्ग था, समुद्री मार्ग था, और उस पर क्या हो गया? तुर्की का प्रभुत्व हो गया। फिर 1641 में डचों ने मलक्का को जीत लिया। मलक्का मैंने आपको दिखाया था, तो मलक्का स्टेट जो था उस पर डचों ने कब्जा कर लिया। अब तक तो डच भी आ गए थे, अंग्रेज भी आ गए थे। 1641 की बात है, तो 1600 ईस्वी में तो अंग्रेज भी आ चुके थे भारत में, है ना, और डच भी भारत में ही थे। तो डचों का अधिकार हो गया कहां पर? मलक्का पर। ठीक है,
इसके बाद देखते हैं तो 1654 ईस्वी में अंग्रेजों को पूर्वी द्वीपों पर, मतलब कि जो भारत के आसपास के द्वीप थे, ईस्टर्न जितने भी आइलैंड्स थे, उन पर व्यापार का फरमान उनको जारी कर दिया गया, अंग्रेजों को जारी कर दिया गया और अंग्रेज जो है यहाँ से व्यापार करना शुरू कर चुके थे। कब? 1654 में पूर्वी द्वीपों पर व्यापारिक मान्यता उनको अंग्रेजों को दे दी गई थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तो 1611 ईस्वी में स्वेली का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज जो है वो पुर्तगालियों को हरा देते हैं। ठीक है, स्वेली का युद्ध होता है 1611 ईस्वी में और अंग्रेज जो है वो पुर्तगालियों को हरा देते हैं और यह एक निर्णायक युद्ध साबित होता है, जिससे पुर्तगालियों का पतन हो जाता है। और 1632 में जैसे मैंने बताया कि हुगली जो है वो कासिम खां के कब्जे में आ गया था और हुगली पर से पुर्तगालियों का अधिकार जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया था, जो कि उनके लूटपाट का प्रमुख अड्डा हुआ करता था। ठीक है, अब देखिए 1739 ईस्वी में, 1739 ईस्वी में क्या हुआ कि साष्टी और बसई जो कि प्रमुख पुर्तगाली बस्तियां थी, उन पर मराठों का अधिकार हो गया। ठीक है, तो जितनी भी पुर्तगाली बस्तियां थी, जो व्यापारिक केंद्र थे पुर्तगालियों के, उन सब पर किसी न किसी ने कब्जा कर लिया। कारण क्या था? क्योंकि ये लोग जो है फोर्टिफिकेशन पर ध्यान नहीं दिए, मतलब कि किलेबंदी पर ध्यान नहीं दिए। उसके अलावा इन लोगों ने जो आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे उन पर ध्यान नहीं दिया, अपनी सेना नहीं बनाई इन लोगों ने, पुर्तगालियों ने। और इसके अलावा जो अंग्रेज थे वो आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से लैस थे। बाकी जो थे उन्होंने अपना फोर्टिफिकेशन भी करवाया था, यानी कि किलेबंदी भी करवाई थी अपनी फैक्ट्री की। और उन लोगों की जो पोटेंशियल था, उन लोगों के सेना का जो पोटेंशियल था वह पुर्तगालियों से अधिक था। ठीक है, तो जब युद्ध होगा तो जिस सेना का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जिसके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र होंगे, वही जीतेगा ना। तो पुर्तगाली जो है इस मामले में पिछड़ते चले गए। आगे देखते हैं और भी पुर्तगालियों का भारत से जो पुर्तगाली लोगों का या फिर पुर्तगालियों का जो विनाश हुआ या फिर यहाँ से उनको जो भागना पड़ा, उसका क्या क्या कारण था। तो पतन का प्रमुख कारण क्या था? धार्मिक असहिष्णुता। मैंने आपको बताया था कि ये जो अल्बुकर्क था उसके समय से क्या हुआ, ईसाई धर्म का बहुत ही बेतहासा प्रचार चालू हुआ। धर्मांतरण जो है वो बेतहासा कराया गया, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, सबका धर्मांतरण कराने पर विशेष ध्यान दिया गया। और इसके अलावा बहुत सारे मंदिरों मस्जिदों को नष्ट कर दिया गया। ठीक है, तो उनमें जो धार्मिक असहिष्णुता थी, यह भी एक प्रमुख कारण था कि यहाँ के जो लोकल लोग थे, जो हिंदू थे, मुसलमान थे, वो लोग पुर्तगालियों के अगेंस्ट हो गए। ठीक है, तो अगर लोकल लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे तो क्या आप शासन कर पाएंगे? यहाँ पर कभी नहीं कर पाएंगे, न शासन कर पाएंगे न व्यापार कर पाएंगे। तो ये धार्मिक असहिष्णुता जो था यह भी एक कारण था। इसके बाद देखें तो व्यापारिक लूटपाट, वो लोग जो थे लगातार व्यापारिक लूटपाट किया करते थे और यहाँ के जो शक्तिशाली व्यापारी थे वो उनके खिलाफ हो गए। ठीक है, अब कोई लूटपाट कर रहा है और कोई ढंग से व्यापार कर रहा है, तो किसके साथ आप जाना चाहेंगे? जो ढंग से व्यापार कर रहा है उसी के साथ जाना चाहेंगे ना। पुर्तगाली बहुत ज़्यादा समुद्री लूटपाट किया करते थे और यह भी उनके पतन का एक प्रमुख कारण रहा। इसके अलावा ब्राजील की खोज हो गई। ब्राजील की जब खोज हो गई तो भारत के साथ उन्होंने व्यापार करना बहुत ही कम कर दिया, क्योंकि ब्राजील उनके नज़दीक में था और वहां से व्यापार करना उनको ज़्यादा फायदेमंद लगने लगा था। और भारत में कंपटीशन भी बढ़ गया था। बहुत सारे जो व्यापारिक कंपनियां थी, बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां भारत में आ गई थी जो कि व्यापार किया करती थी सेम आइटम्स की, है ना। और ब्राजील की जब खोज हो गई तो पुर्तगाल से ब्राजील नज़दीक था और उन्होंने ब्राजील से व्यापार करना ज़्यादा लाभप्रद समझा और इस कारण से भारत के व्यापार पर उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया। इसके अलावा प्रतिद्वंदिता या युद्ध में पराजय, तो मैंने आपको बताया कि इन्होंने फोर्टिफिकेशन पर ध्यान नहीं दिया, अपनी सेना पर ध्यान नहीं दिया, भारत में किस प्रकार से अपनी शक्ति बढ़ाई जाए उस पर ध्यान नहीं दिया। और बाकी जो यूरोपियन कंपनियां थी वो इस पर 20 साबित हुई, मतलब इससे ज़्यादा अच्छी साबित हुई। ज़्यादा अच्छे से उन्होंने ध्यान दिया अपनी सेना पर, अपने आधुनिक अस्त्रों शस्त्रों पर, अपनी फैक्ट्री की किलेबंदी वगैरह कराई और इस कारण से ये लोग क्या हुआ, प्रतिद्वंदिता में पिछड़ गए, युद्धों में हारते चले गए और यही कारण था कि पुर्तगालियों का भारत से पतन हो गया। और भी जो प्रमुख कारण थे उसके बारे में यदि हम लोग देखें तो देखते हैं प्रमुख कारण जो थे वो मैंने आपको बताया कि क्या क्या कारण थे पुर्तगालियों के पतन के। अब चलते हैं और देखते हैं कि पुर्तगालियों से भारत को प्राप्त क्या हुआ, मतलब कि पुर्तगाली कंपनियां जो भारत आई या फिर पुर्तगीज जो भारत आए उससे भारत को क्या लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ। ठीक है, तो यह देख लेते हैं पुर्तगाली आधिपत्य के परिणाम क्या क्या हुए भारत में। तो धर्म परिवर्तन जो है वो काफ़ी पैमाने पर कराया गया और मंदिरों को नष्ट किया गया, इस बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा यदि देखिए तो 1560 में धर्म न्यायालय की स्थापना की गई। ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना गोवा में की गई। ठीक है, जो कि अभी तक लगभग है।
ठीक है, तो ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? गोवा में की गई। कब की गई? 1560 ईस्वी में। इसके बाद देखें तो 1542 ईस्वी में सेंट जेवियर जो था वो भारत आया था। सेंट जेवियर्स स्कूल आप लोग बराबर सुनते होंगे, उसने बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया था, मंदिरों को नष्ट कराया था, ठीक है, और हिंदुओं को, मुसलमानों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया था। और आज हम लोग गर्व के साथ सेंट जेवियर्स के स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं कि भैया अंग्रेजी सीख करके आएगा। तो ये जो है थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगता है ना। तो सेंट जेवियर्स जो था वो भारत आया था किसके साथ? गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ। क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए पढ़ना है, तो सेंट जेवियर के बारे में भी पढ़ लीजिए कि 1542 ईस्वी में सेंट जेवियर जो था वो भारत आया था। अब नेक्स्ट है, भारत के जापान से व्यापार की जो शुरुआत थी उसका श्रेय किसको दिया जाता है? पुर्तगालियों को दिया जाता है कि पुर्तगालियों ने ही भारत का व्यापार जापान से शुरू कराया था। इसके अलावा देखें तो पुर्तगाल से चांदी और तांबा की प्राप्ति भारत को होती थी, ठीक है, पुर्तगाल से चांदी और तांबा आता था और यहाँ से रेशम, सूती वस्त्र, मसाले, जड़ी बूटियाँ इत्यादि जो है यहाँ से ले जाया जाता था, ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग देखें तो हम लोग जो खाते तंबाकू जिससे गुटखा बनता है, सिगरेट बनता है, ये सब जो बुरी आदतें हैं ये सब किसकी लगाई हुई है? ये लगाई हुई है पुर्तगालियों की। तो तंबाकू हो गया, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी सब्जियां हैं, आलू है, मक्का है, फूल गोभी है, अनानास है, पपीता है, काजू है, बादाम है, मूंगफली है, शकरकंद है, काली मिर्च है, लीची है, ये सब कहाँ से आया था भारत में? ये सब आया था पुर्तगाल से। तो बहुत सारी सब्जियां हैं, बहुत सारे फल जो हैं वो पुर्तगाल से ही भारत आए थे। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस से जो छपाई होती थी उसका भी श्रेय किसको दिया जाता है? पुर्तगालियों को दिया जाता है। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस से छपाई की जो शुरुआत की थी वो पुर्तगालियों ने ही की थी, पुर्तगालियों से ही प्रिंटिंग प्रेस भारत आया था। बहुत सारे शब्द जो हैं जो आज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो पुर्तगालियों ने हमें दिए थे। व्यापार में नौसैनिक शक्ति की क्या महत्ता है यह भी पुर्तगालियों ने हमें बताया कि व्यापार में नौसेना का होना कितना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। यह भी पूरी दुनिया को एक तरह से कहिए कि पता चला, क्योंकि जिसकी नौसैनिक शक्ति ज़्यादा अच्छी होती थी, जो नौसैनिक रूप से ज़्यादा सक्षम होता था, ज़्यादा शक्तिशाली होता था, उसका व्यापार पर आधिपत्य हो जाया करता था। उस समय इस तरह का कंपटीशन चल रहा था, ठीक है। तो व्यापार में नौसैनिक शक्ति की क्या महत्ता है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसका भी पता चला हम लोगों को जब जो पुर्तगाली थे वो भारत आए थे, ठीक है। इसके अलावा देखें तो दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि बराबर पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पांडिचेरी जो था वो सर्वप्रथम पुर्तगालियों का उपनिवेश बना था। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा कि सर्वप्रथम पुर्तगालियों का उपनिवेश कौन बना था? तो पांडिचेरी बना था, जिसको कि आज के डेट में पुदुचेरी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में पुर्तगालियों के लूटपाट का प्रमुख अड्डा क्या था? तो हुगली था, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट थे पुर्तगालियों के बारे में जो कि हम लोगों को पढ़ना था। हम लोगों ने क्या क्या देखा लास्ट में मैं बता दूं, तो हम लोगों ने देखा सबसे पहले हम लोगों ने सारा सी रूट देखा था पिछले वीडियो में कि किस किस सी रूट से पुर्तगाली जो थे या फिर जो यूरोपीय थे वो भारत आए थे, किस प्रकार से सी रूट्स की खोज हुई थी, हम लोगों ने मैप पर भी देखा। इसके अलावा पुर्तगाली कंपनियों के बारे में देखा, हम लोगों ने पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने वास्को डी गामा और बार्थोलोमेओ डियाज के बारे में पढ़ा, कोलंबस के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े और हम लोगों ने अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में पढ़ा और फिर हम लोगों ने नीनो डी कुन्हा के बारे में पढ़ा, पुर्तगालियों का क्या प्रभाव पड़ा भारत पर, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा और पुर्तगालियों का पतन किस प्रकार से हुआ यह भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। आगे के वीडियोज में हम लोग डचों के बारे में पढ़ेंगे कि डचों का किस प्रकार से भारत में आगमन हुआ, उनकी फैक्ट्री किस प्रकार से स्थापित हुई और वो किस प्रकार से भारत में आगे बढ़े और किस प्रकार से उनका भी पतन हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि आपका जो जानकारी था उसमें इजाफा हुआ है या फिर उसमें बढ़ोतरी हुई है इस वीडियो के माध्यम से और हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है, तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियोज आप लोगों के लिए लाता रहूँगा और सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही कॉमेंट जरूर कीजिएगा, कॉमेंट से हमें पता चलता है कि हमें कोई कमी है, क्या आपको और जानकारी चाहिए, क्या किस प्रकार से आप पढ़ना चाहते हैं, यह सब आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। और एक और मौका है आपके पास कि चूंकि मैं डायरेक्टली आपसे जुड़ा हुआ हूं और इस कारण से आप हमें डिमांड कर सकते हैं कि
फलाना विषय के फलाने टॉपिक पर हमें नोट्स चाहिए या वीडियो चाहिए, ठीक है, तो आप ऑन डिमांड आपको वीडियो उपलब्ध होगा, या मैं गारंटी देता हूं आप कमेंट में ये भी डिमांड रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।